Good afternoon, everybody. Today, my topic is cultivation practices or cultural practices of sugar cane. So, uh, अगर हम इंडिया की बात करें तो इन इंडिया मोर देन 6 million farmers are engaged in sugarcane cultivation and the majority of them are small and marginal with very small land holdings between 0.5 and 5 hectares. मीन्स अगर इंडिया में हम देखें तो मोस्ट 6 million फार्मर्स जो हैं वो शुगर केन की कल्टीवेशन करते हैं. इसमें मिडिल क्लास स्मॉल फार्मर्स आ जाते हैं और मार्जिनल फार्मर्स आते हैं, मींस जो बहुत ज़्यादा साउंड फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं. सो टोटल वो मार्जिनल फार्मर्स की अगर हम बात करें तो वो टोटल 0.5 से 5 हेक्टेयर लैंड के ऊपर, टोटल इतनी लैंड के ऊपर ये फार्मर्स शुगर केन की कल्टीवेशन करते हैं. अगर शुगर केन की अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें सो वो यही है कि शुगर केन से हमें मतलब इसको हम लोग जैगरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम गुड़ भी कहते हैं. और इससे शुगर केन जूस भी यूज़ होता है बॉडी की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए. और इसी से आगे शुगर चीनी भी बनती है जो हम लोग हर रोज़ ही यूज़ करते हैं घरों में. ग्रीन टॉप्स ऑफ द केन आर गुड सोर्स ऑफ फॉडर फॉर केटल. एज अ फॉडर क्रॉप भी इसको यूज़ किया जा सकता है केटल्स के लिए. नेक्स्ट कम्स द कल्चरल प्रैक्टिसेस. फर्स्ट इज climate. Sugarcane is produced primarily for its vegetative growth to extract juice. The crop grows well in tropical and subtropical climate between latitude 35° north and 235° south. And the climate is favorable for its growth at a temperature range of 30 to 40° Celsius. मोस्टली शुगर केन की कल्टीवेशन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में की जाती है. मींस ऐसे एरियाज़ जहाँ पर बारिश की, ट्रॉपिकल एरियाज़ वो रहेंगे जहाँ पर बारिश का ज़्यादा अमाउंट में होती है, और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ वो होंगे जहाँ पर 5-6 मंथ्स के लिए समर रहती है और 6 मंथ्स के लिए विंटर्स रहती हैं. और यहाँ पर रेनफॉल जो है वो मॉडरेट रहेगी. मींस जैसे कि हम पंजाब स्टेट की बात करें तो इट कम्स अंडर द सब ट्रॉपिकल एरिया. और पर्टिकुलर एक अच्छी ग्रोथ के लिए शुगर केन की जो टेम्परेचर रेंज है दैट शुड बी बिटवीन 30 to 40° सेल्सियस. और अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है शुगर केन की जो क्रॉप है, मींस अगर 50° से अबव टेम्परेचर चला जाए तो शुगर केन की जो ग्रोथ है वो रिज्यूम की ग्रोथ रुक जाएगी एक तो, और दूसरा उसकी वाटर कंटेंट भी कम हो जाएगा, जिस वजह से मींस वो सूख जाएगी क्रॉप पूरी तरह से, क्योंकि उसमें वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए रेंजिंग बिटवीन 30 to 40° सेल्सियस अगर शुगर केन की अच्छी ग्रोथ चाहिए. बिकॉज अगर टेम्परेचर नहीं सही रहेगा, अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो भी वो ग्रो नहीं कर पाएगा. अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी ग्रोथ उसमें वाटर का जो वाटर की मतलब उसमें ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगा, जिस वजह से उसमें वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी और प्लांट सूख जाएगा. हमारी मतलब फार्मर्स की ये कोशिश रहती है कि जो उसका जो कंटेंट है वो शुगर केन में मेंटेन रहे. It is better to grow it into a range of to grow it at in the range of particular temperature. Next is the और शुगर केन के लिए जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो होनी चाहिए 70 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में. मतलब ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर रेनफॉल का जो अमाउंट है वो 70 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में रहता है, ऐसे एरियाज़ में शुगर केन की क्रॉप अच्छी तरह से कल्टीवेट होती है.
Next is soil. Sugarcane crop can be grown on a wide range of soils like sandy loam, clay loam, loams, or black cotton, laterites, reddish or brown soil. It can grow even on soil with pH range of 6.5 to 7.5 centimeter. So, सैंडी लोमी सॉइल या क्लेई लोमी सॉइल, सैंडी लोमी सॉइल में सैंड का कंटेंट ज़्यादा होगा, क्लेई लोमी सॉइल में वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा. सो बोथ तरह की सॉइल्स में ये दोनों तरह की सॉइल्स में इजीली ग्रो कर सकती है, पर जो वाटर कंटेंट है वो सॉइल का अच्छा होना चाहिए. और जो पीएच रेंज है सॉइल की दैट इज़ बिटवीन 6.5 टू 7.5 सेंटीमीटर. pH range है that is 6.5 to 7.5, slightly basic. With high content of organic matter and is well drained. मतलब ऐसी सॉइल में ग्रो करना है उसको किया जा सकता है शुगर केन को जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट अच्छा है, वाटर कंटेंट अच्छा है और वाटर की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बिल्कुल सही तरह से है. मीन्स ऐसी सॉइल ऐसे फील्ड में हम लोग शुगर केन को ग्रो नहीं कर सकते जहाँ पर पानी जो है वो खड़ा रहता हो, बिकॉज उससे जो प्लांट की जो रूट्स हैं, प्लांट की जो स्टेम है वो रॉटन हो जाएगी, गल जाएगी और प्लांट की उससे डेथ हो सकती है. नेक्स्ट इज लैंड प्रेपरेशन. द प्रेपरेशन ऑफ द फील्ड फॉर शुगर केन क्रॉप. अ नंबर ऑफ प्लोइंग्स आर गिवन विद द काउंट्री प्लॉ. Clods are broken and stubbles are removed. This is followed by deep plowing with tractor or moldboard plow and planking. Finally, 2 or 3 harrowings are given to bring the seed bed into fine tilth. So पहले तो बहुत सारी खेत को हमें काफ़ी बार जोतना पड़ेगा और उसके बाद हम बड्स लगाएंगे. सो मतलब 4 से 5 बार पहले हम उसको सॉइल को प्लोइंग दे सकते हैं. उसके बाद फिर हमें माउल, जैसे इन्होंने यहाँ बताया है कि काउंट्री प्लो का यूज़ करके हम प्लोइंग कर सकते हैं. प्लोइंग बेसिकली हम इसीलिए करते हैं ताकि जो सॉइल के जो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जिनको हम क्लॉड्स कहते हैं वो ब्रेकअप हो जाए और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए, ताकि आने वाला हमारा जो रिस्पेक्टिव प्लांट जो उस सॉइल में ग्रो करने जा रहा है उसको वाटर और उसको एयर जो है वो उन सॉइल के पोर्स के थ्रू अच्छे से मिलती रहे. स्टबल्स आर रिमूव्ड मीन्स उसमें जो पुरानी जो भी पहले से जब हम क्रॉप लगाते हैं और उसको हार्वेस्ट करने के बाद हम लोग स्टबल बर्निंग करते हैं तो पीछे जला हुआ प्लांट का पार्ट रह जाता है जिसको हम स्टबल कहते हैं. सो प्लोइंग करने का हमारा एक मेन मोटिव ये भी होता है कि हमारी फील्ड में से जो स्टबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं अच्छे से, ताकि सॉइल जो है वो बिल्कुल एक तो क्लॉड फ्री हो जाए, उसके पार्टिकल्स छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं और अगर उसमें कोई स्टबल्स हैं पहले से प्रेजेंट तो वो भी पूरी तरह से निकल जाएं और हमारा फील्ड जो है वो पूरी तरह से साफ़ हो जाए. पहले हम प्लोइंग जो है वो ऊपर वाले लेवल से करेंगे, देन उसके बाद हम डीप प्लोइंग करते हैं. डीप प्लोइंग मीन्स कि बहुत अंदर तक खेत को जोतना. उसके बाद फिर फाइनली हम लोग प्लैंकिंग करते हैं. प्लैंकिंग मीन्स एक हमारे फील्ड को एक पूरा लेवल प्रोवाइड कर देना. मीन्स कहीं से भी वो सॉइल जो है वो ऊपर नीचे ना हो, एक पूरा एक प्लेटफॉर्म बन जाए, पूरा एक लेवल बन जाए हमारे फील्ड का अच्छे से. और जो प्लैंकिंग हम करते हैं वो प्लैंकर्स का यूज़ करके कर सकते हैं. प्लैंकिंग मीन्स एक अपने फील्ड को एक लेवल प्रोवाइड करना ताकि उसमें कोई भी फील्ड में कहीं पे भी ऊंच नीच ना हो, एक कंटिन्यूस लेवल जो है वो मेंटेन रहे. नेक्स्ट इज वेराइटीज़. यहाँ पर हाइब्रिड वेराइटीज़ के नाम दिए हैं इन्होंने, जिनको बहुत सारे एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स में इनकी वैरायटीज़ को मॉडिफाई करके इनको और अच्छा बनाया गया है. सो सम ऑफ द हाइब्रिड वैरायटीज़ आर फॉर एग्जांपल CO
CO86032, CO91017, CO94012, CO0323 and COC24. मीन्स ये अर्ली सीजन वेराइटीज़ हैं, मीन्स कि सीज़न से पहले ही ग्रो कर जाएंगी अच्छे से और पहले ही हम इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। मिड सीज़न क्रॉप है कि जब उसका सीज़न है, मींस कि मिड सीज़न में हम इसको ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज़ आज के टाइम पर ब्रीडिंग की एप्लीकेशन एग्रीकल्चरल साइंस में आ गई है कि हम लोग क्रॉप को उसके सीज़न के बाहर भी ग्रो कर सकते हैं। मींस अगर कोई खारिफ सीज़न क्रॉप है, अब ये कोशिश की जा रही है कि खारिफ सीज़न क्रॉप को हम रबी सीज़न में ग्रो कर पाएँ। यहाँ पर ये जो शुगर केन की हाइब्रिड वेराइटीज़ की बात की गई है, उसमें भी यही बताया गया है कि सीज़न से, जब उसका सीज़न है ग्रो करने का, उससे पहले हम कौन सी सीज़न से पहले ही अगर हम उसको लगा देंगे तो उसको हम अर्ली वैरायटी बोलेंगे। सीज़न के दौरान जो वैरायटी हम लगा रहे हैं उसको हम मिड वैरायटी बोलेंगे। और जब उस क्रॉप का सीज़न चला गया फिर भी हम उसको ग्रो कर रहे हैं तो ऐसी वैरायटीज़ को हम लोग बोलेंगे लेट सीज़न वेराइटीज़। अर्ली वेराइटीज़ में जैसे CO86032 की एग्जांपल है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं। मिड सीज़न में जैसे एग्जांपल है CO86032, CO92012 एंड इसी तरह से लेट सीज़न क्रॉप है CO86032। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ स्टेम कटिंग। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से हम लोग शुगर केन की कल्टीवेशन करते हैं। मींस जैसे जैसे शुगर केन की जो स्टेम है वो बढ़ती जा रही है, उसके नोड्स के इंटर नोड्स के ऊपर बड्स की ग्रोथ होती रहती है। मींस जो दो नोड्स के बीच में होती है उसको हम बोलते हैं इंटर नोड, और बेसिकली जो बड्स हैं वो इंटर नोड से ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। और उन्हीं बड्स को, जैसे वो बड्स थोड़े से बड़े हो जाएंगे, हम उनको पेरेंट प्लांट से अलग कर लेंगे और फिर उसी बड को अगर हम सॉइल में ग्रो करते हैं तो वो पूरा का पूरा एक नया प्लांट हमें दे देगा। दिस इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जिसे इसमें दिया है इन्होंने, द अपर हाफ पोर्शन ऑफ द प्लांट हैज़ बड्स ऑफ हाई वायबिलिटी एंड इज़ बेस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू क्रॉप। उनको हम केन सेट्स भी कहते हैं। जो बड्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं न्यू प्लांट बनाने के लिए, उनको हम केन सेट्स भी बोलते हैं। और बेसिकली जो प्लांट की स्टेम की ऊपर वाली बड्स होती हैं उनको हम लोग लेते हैं, क्योंकि उनके ग्रो करने की जो पार है वो कंपैरेटिवली लोअर बड्स से अच्छी होती है, वो जल्दी ग्रो करती हैं। So next is set treatment. Cane seed sets are wet and sugary, therefore, while in the soil before sprouting into new plant, these are mostly damaged by insects and fungus. To avoid these losses, the sets before planting are dipped into 0.5% agalol solution or 0.25% aeragin or tafsan 6% for 2 to 3 hours. मीन्स शुगर केन के जो बड्स होते हैं उनमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से अगर हम उनको जैसे ही एकदम से अगर मिट्टी में लगा देंगे तो उनको इंसेक्ट्स लगने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि आंट्स उसको पूरी तरह से खा लेंगी या फिर उसको फंगस भी लग सकती है। उन सेट्स को, उन केन सेट्स को, मीन्स उन बड्स को सॉइल में सो करने से पहले हम लोग उसको जैसे कि ये सॉल्यूशन इन्होंने केमिकल्स के नाम दिए हैं, इनमें हम लोग उनको स्टोर करके रख सकते हैं ओवरनाइट। फॉर एग्जांपल एगिलॉल और एरेटिन का सॉल्यूशन बताया है इन्होंने। ये ऐसे केमिकल्स हैं, मीन्स इनमें आज अगर हमने अपनी क्रॉप को लगाना है, केन सेट्स को लगाना है, जिस दिन उनको लगाना है उससे एक रात पहले हम उन केन सेट्स को इन सॉल्यूशंस में डालकर रखेंगे।
ताकि उनके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है। अब जब उनको हम लोग सॉइल में लगाएंगे तो उसको कोई भी इंसेक्ट या फिर उसको कोई भी फंगस इन्फेक्ट नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ सोइंग। Efficient care and precautions should be taken while selecting the cuttings. Treating it with chemicals at the time of planting. Sugarcane crop is sown by various methods depending upon the field. There are three methods. For example, flat planting, furrow planting, and trench method. First is flat planting. Flat planting में हम प्लोइंग करते हैं फील्ड की, उसमें फिर हम डीप प्लोइंग करेंगे, उसके बाद हम उसमें सीड बड्स को लगा देंगे, मींस केन सेट्स को लगा देंगे और उसको पूरा एक लेवल कर देंगे। उसके बाद उसकी प्लैंकिंग कर देंगे, मींस उसको एक पूरा लेवल प्रोवाइड कर देंगे। इसमें ये सिंपल मेथड है, इसमें हम लोग कोई भी रिजेस और फरोज या फिर कोई भी रोज प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट कम्स द फरो प्लांटिंग। फरो मीन्स जैसे हम रिजेस और फरोज बनाते हैं और बहुत सारी क्रॉप्स के लिए। सो फरोज बनाएंगे हम लोग, एक रो बनाएंगे क्रॉप की, उसके बीच में हम लोग एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए केन सेट्स को उसमें लगा देंगे। थर्ड इज ट्रेंच मेथड। Trench method of sowing sugarcane is mostly used in areas where strong winds and rainy seasons cause logging of the cane, that is in coastal areas where crop grows tall. Furrows are not made, but in place of these only trench 25 centimeter deep and 90 centimeter distance in line are made by manual laborers. Manual labor. ट्रेंच मेथड में हम लोग एक 25 सेंटीमीटर डीप एक छोटा सा खड्डा खोदेंगे। ट्रेंचेस मीन्स छोटा सा एक हम पिट बनाएंगे 25 सेंटीमीटर का, बहुत छोटा है ये। उसके बीच में हम केन सेट्स को लगा देंगे और एक केन सेट से दूसरे केन सेट का जो डिस्टेंस है वो लगभग 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। मीन्स अगर एक केन सेट मैंने पहले लगाया तो जो दूसरा मैं केन सेट लगाने जा रही हूँ, दूसरा बर्ड जो लगाने जा रही हूँ, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट शुड बी 90 सेंटीमीटर्स। और जो ट्रेंच जो पिट हमने बनाया है सीड केन को सो करने के लिए, उसकी जो डेप्थ है वो होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर्स की। ऐसा उन एरियाज़ में किया जाता है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। बिकॉज़ अगर हम केन सेट्स को एक पर्टिकुलर पिट में, एक पर्टिकुलर ट्रेंच में नहीं लगाएंगे तो जब बारिश आएगी, बारिश बहुत ज़्यादा एक तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी बारिश, पानी फील्ड में खड़ा रह सकता है, और जब बारिश हो रही होती है उस टाइम पर जो पानी है वो बहुत ही स्पीड से धरती के ऊपर गिरता है, तो हो सकता है कि हमारे जो बर्ड्स हैं वो पानी के साथ ही बह जाएं। सो अगर हमने उनको एक पर्टिकुलर डेप्थ के बीच में सॉइल के अंदर सो किया होगा तो उनके पानी के साथ फ्लो करने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम रहेंगे, और जो सीड का जो बड है जो शुगर केन का जो बड है वो प्लांट के पानी सॉइल के अंदर सही, बिल्कुल सही कंडीशन में रहेगा। मीन्स वो पानी के साथ फ्लो करने के उसके चांसेस बहुत ही कम होंगे। Next is season and planting. Sugarcane is produced mainly in the main season, December to May. That is, it is a rabi season crop in the entire states. In the entire state. इन पार्ट्स ऑफ ये कुछ एरियाज़ बताए हैं इन्होंने जहाँ पर हम इसको जून से सितंबर में लगाते हैं। मीन्स अगर हम अपने पंजाब की बात करें तो हमारे पंजाब में ये एक रबी सीज़न क्रॉप है जिसको हम लोग दिसंबर से मई तक के बीच में हम ग्रो करते हैं, और कुछ एरियाज़ में इसको जून से सितंबर के बीच में भी लगाया जाता है। मीन्स साउथ इंडिया में जहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है, मीन्स वहाँ पर विंटर्स में और समर्स में कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है। वहाँ पर विंटर्स का
ना तो टेम्परेचर वहाँ बहुत कम जाता है, ना ही बहुत ज़्यादा होता है। सो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है वहाँ पे। सो मीन्स सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये एक रबी सीजन क्रॉप है, और ट्रॉपिकल एरियाज़ में हम इसको ग्रो करते हैं जून से सितंबर के बीच में। सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में लगाएंगे दिसंबर से मई के बीच में, और ट्रॉपिकल एरियाज़ में इसको लगाएंगे जून से सितंबर के बीच में। The selection of the season is one of the vital or achieving the targeted sugarcane productivity. Means अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टाइम पर हम उसको लगाएंगे, उसके पर्टिकुलर डेज में हम उसको लगाएंगे, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई होगी। अगर थोड़ा सा भी डेज में सोइंग डेज में फ़र्क आ जाता है, तो उसी तरह से हार्वेस्टिंग डेज में भी फ़र्क होगा। और मीन्स अगर क्रॉप को लेट लगा रहे हैं तो उसकी हार्वेस्टिंग भी लेट होगी, और हो सकता है उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी कोई ना कोई इफ़ेक्ट हो। सो एक अच्छी प्रोडक्टिविटी, अच्छी यील्ड लेने के लिए हम लोगों को फार्मर्स को ये प्रैक्टिस करते हैं, फार्मर्स ये कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर सीज़न में ही क्रॉप को लगाया जाए, ताकि पर्टिकुलर टाइम पर ही वो हार्वेस्ट हो और उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो अच्छी आए। Next is irrigation. In sugarcane crop cultivation, irrigation is essential to increase the sucrose contents and vegetative growth. It depends upon the suitability of soil, weather conditions, and irrigation practices. The irrigation schedule is very important. The irrigation should be applied once in a week or once in 10 days interval. So, इरिगेशन का जो कंटेंट है, जो पानी हमने देना है क्रॉप को, वो कंटेंट डिपेंड करेगा कि कैसी सॉइल है, सॉइल में पानी की क्वांटिटी कैसी है, एक तो। दूसरा डिपेंड करेगा वेदर कंडीशंस के ऊपर, और तीसरा डिपेंड करेगा उस क्लाइमेट में, उस एरिया में जहाँ पर हमने अपनी क्रॉप को लगाया हुआ है। मीन्स अगर हम बात करें ट्रॉपिकल एरिया की, जहाँ पर ऑलरेडी बारिश बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है, वहाँ पर हमें इरिगेशन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर हम 2 वीक के इंटरवल के बाद शुगर केन की क्रॉप को पानी दे सकते हैं। मीन्स अगर हम अपनी क्रॉप को सब ट्रॉपिकल एरिया में लगा रहे हैं, सो वहाँ पर हमें उसको कोशिश करनी पड़ेगी कि हम हफ्ते 7 to 10 डेज़ के इंटरवल के बाद शुगर केन की क्रॉप को पानी देते रहें। मीन्स वेदर कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। और अगर सॉइल में वाटर का कंटेंट भी बहुत अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा बार पानी देने की ज़रूरत नहीं है। सो मेनली इरिगेशन डिपेंड्स अपॉन द वेदर कंडीशंस. सो इफ़ वी आर ग्रोइंग द क्रॉप इन ट्रॉपिकल एरिया, सो वहाँ पर हमें पानी देने की हम 2 वीक्स के इंटरवल के बाद मीन्स 15 to 20 डेज़ के इंटरवल के बाद शुगर केन की क्रॉप को पानी दे सकते हैं. लेकिन अगर हम सब ट्रॉपिकल एरिया में प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, शुगर केन की क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें 7 to 10 डेज़ के इंटरवल के बाद हमें पानी देना पड़ेगा. तब तक देना पड़ेगा जब तक कि क्रॉप जो है वो पूरी तरह से ग्रो नहीं हो जाती. नेक्स्ट इज़ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स. सो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स का जो कंटेंट है वो भी सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा. सो मेनली 3 न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हर प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं. दैट इज़ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस. सो केमिकल अगर फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं तो उनकी क्वांटिटी वेरी करेगी. अगर हम नेचुरल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं तो उनकी क्वांटिटी भी वेरी करेगी. सो न्यूट्रिएंट हम लोग देने जा रहे हैं सॉइल को थ्रू आउट ग्रोइंग दैट क्रॉप, उस टाइम पर हमें पहले सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वांटिटी को टेस्ट करना पड़ता है कि whether that soil is suitable for the growth of a particular crop or not.
सो पहले हम न्यूट्रिएंट क्वांटिटी को चेक करते हैं सॉइल की, उसी के हिसाब से फिर हम लोग अपने केमिकल या नेचुरल फर्टिलाइजर्स के डोज उस क्रॉप को देते हैं. So next comes the dethreshing. What is dethreshing? Dethreshing is one of the important cultural practices in sugarcane, removal of dry cane leaves at the age of 6 to 7 months to reduce the pest incidence and good aeration, better sunlight in the field. The dried trashes kept in the furrows to maintain the soil moisture and arresting of weed growth also. डिट्रेशिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग शुगर केन की क्रॉप में जो सूख चुके हुए पत्ते होते हैं, ड्राइड लीव्स जो होते हैं, हम उनको स्टेम से अलग कर देते हैं. ऐसा तब करते हैं जब शुगर केन जो है उसकी ग्रोथ जो है वो हो चुकी होती है पूरी तरह से, और उसमें जो लीव्स साइड पे जो उसके ड्राई लीव्स रह जाते हैं उनको हम लोग अलग कर देते हैं. और उन ड्राई लीव्स को हम अलग इसलिए करते हैं ताकि जो रिस्पेक्टिव प्लांट है जो अभी भी थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है उसको हवा जो है वो उसको उसकी एरिएशन जो है उसको प्रॉपरली मिल सके. बिकॉज अगर उसके ऊपर ड्राई लीव्स होंगे तो उसकी एरिएशन में उसको प्लांट की एरिएशन में वो हिंड्रेंस क्रिएट कर सकते हैं, अड़चन डाल सकते हैं. दैट इज़ वाई हम उन ड्राइड लीव्स को अलग कर लेते हैं सॉइल से, प्लांट की स्टेम से, शुगर केन से, और फिर उन ड्राइड लीव्स को हम लोग एज अ मल्चिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. मल्चिंग मीन्स कि सॉइल के वाटर कंटेंट को रिटेन रखना. सॉइल के वाटर कंटेंट को रिटेन रखने के लिए हम फील्ड में जहाँ पर हमने प्लांट को ग्रो किया हुआ है उसकी साइड्स पर हम उन ड्राइड लीव्स को रख देंगे ताकि सॉइल का कंटेंट जो सॉइल में वाटर का जो कंटेंट है वो रिटेन रहे और प्लांट को मैक्सिमम अमाउंट में वाटर मिलता रहे. नेक्स्ट इज अर्थिंग. अर्थिंग अप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू शुगर केन क्रॉप. सॉइल between the furrows of canes is taken with the help of spade and applied to the sides of the plant. This earthing up is advantageous in many ways. First, it acts as weeding. Second, mixes the top dress fertilizer well in the soil. Third is support the plant to save them from logging, help the bud to live freely and makes watering and drainage easy. So earthing up क्या है? मीन्स earthing up है कि सॉइल का मिट्टी का जो ऊपर वाली लेयर है उसको निकाल लेना और प्लांट जो स्टेम हमने ग्रो करी है, जो शुगर केन की स्टेम ग्रो करी है, उसके सर्कुलर शेप में उसके अराउंड उसको लगा देना. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक तो अगर उस टॉप लेयर में कोई वीड प्रेजेंट है तो वो वीड जैसे ही हम सॉइल की ऊपर वाली लेयर को रिमूव करेंगे सो उसमें अगर कोई वीड है वो भी रिमूव हो जाएगा सॉइल से. प्लस सॉइल के ऊपर सेकंड इसकी एडवांटेज है कि अगर हमने प्लांट के सॉइल के ऊपर वाले सरफेस पे हमने जो भी फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है, जब हम उस लेयर को रिमूव करेंगे और हम प्लांट के अराउंड उसको सर्कुलर शेप में प्लेस अप कर रहे हैं, उस टाइम पर जो फर्टिलाइज़र का हमने यूज़ किया है वो प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में मिल पाएगा. सो थर्ड इज सपोर्ट द प्लांट टू सेव देम फ्रॉम लॉगिंग. और इस तरह से अगर एक सॉइल की लेयर प्लांट के अराउंड बनी होगी तो उसमें पानी, उस फील्ड में पानी के खड़े होने के चांसेस भी उतने ही कम होंगे. मीन्स जो पानी जो फील्ड में खड़ा हुआ है, जो वाटर लॉगिंग हुई है सॉइल फील्ड में, उससे प्लांट को इफेक्ट कम होगा. फोर्थ इज हेल्प द बड टू लीव फ्रीली.
बर्ड्स जो हैं वो इजीली अच्छे से ग्रो कर पाएंगे एंड मेक्स वाटर एंड ड्रेनेज इजी, और वाटर की जो ड्रेनेज है वो भी उससे, वाटर की जो निकासी है, पानी की जो निकासी है फील्ड में से, वो भी अच्छे से हो पाएगी। Next is harvesting and yield. Sugarcane is a cash crop, and after harvesting, it is used in making khansari, sugar, jaggery, or white sugar. Therefore, harvesting at the right stage of maturity is an important consideration. Means शुगर केन को जैसे ही हम हार्वेस्ट करते हैं उसको हम लोग जैगरी बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए, या फिर वाइट शुगर जो हम घरों में यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। सो शुगर कंटेंट अच्छा रहे शुगर केन में, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसको हम सही टाइम के ऊपर ग्रो करें और सही टाइम पर हम उसको हार्वेस्ट करें, ताकि उसमें जो शुगर कंटेंट है वो मेंटेन रहे। The juice from the central portion of the stalk having reading 17 to 18 by the refractometer is suitable for harvesting for sugar factory. Means जो farmers हैं वो रिफ्रैक्टोमीटर का यूज़ करके, एक इंस्ट्रूमेंट है जिस रिफ्रैक्टोमीटर, इसका यूज़ करके शुगर केन की स्टॉक जो है, शुगर केन को साइड से थोड़ा सा तोड़ा जाता है, फिर उसकी जो शुगर कंटेंट है उसको रिफ्रैक्टोमीटर में चेक किया जाता है। अगर उसका कंटेंट 17 से 18 के बीच में आता है तो मीन्स कि अब वो हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब शुगर केन की हार्वेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं ताकि उसको हम लोग मार्केट में फैक्ट्री में ले जा सके, जहाँ पर हमने शुगर की या फिर जैगरी की प्रिपरेशन करनी है। हार्वेस्टिंग इज डन विथ the help of sickle. Stalks are cut at ground level, leaves are stripped off, and green top is cut. The canes are tied in bundles and carried to the factory. Means sickle का यूज़ करके हम उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं और फिर उनको हम लोग बंडल्स में बांध के हम लोग उनको फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। The average yield of cane is 40 to 45 टन्स पर एकड़। पर एकड़ के हिसाब से हमें शुगर केन का जो यील्ड मिलती है वो होती है 40 से 45 टन्स के बीच में। बट अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट इट में यील्ड अबाउट 80 टू 85 टन्स पर एकड़। लेकिन अगर हम हाइब्रिड वेराइटीज़ का यूज़ कर रहे हैं और एक पूरे ब्रीडर की कंसिडरेशन में काम चल रहा है तो हो सकता है कि उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ भी हो सकती है। मींस पर एकड़ के हिसाब से 80 से 85 टन्स की यील्ड भी आ सकती है। और इसमें हम लोग इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं शुगर केन के साथ। मींस इंटरक्रॉपिंग मींस एक ही टाइम पर फील्ड में 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को लगाना। सो एक साइड पर हम शुगर केन की, एज आई हैव टोल्ड, कि शुगर केन की ग्रोथ को कल्टीवेट करने के लिए हम रिज एंड फरो मेथड का यूज़ करते हैं। सो एक तरफ हम शुगर केन की क्रॉप लगा सकते हैं फील्ड में और दूसरी तरफ हम लोग इसके साथ साथ सोयाबीन का, अनियन का, मेज़ का और ब्लैक ग्राम्स की ग्रोथ भी करवा सकते हैं, बिकॉज दीज ऑल आर रबी सीजन क्रॉप्स। सो एक तरफ इंटरक्रॉपिंग मीन्स कि एक ही फील्ड में 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को, एक या एक से ज़्यादा क्रॉप को लगाना। सो एक तरफ हम लोग शुगर केन की कल्टीवेशन कर सकते हैं और उसी के साथ साथ मिलता जुलता हम लोग जैसे सोयाबीन की सोयाबीन को कल्टीवेट कर सकते हैं, अनियन को कल्टीवेट कर सकते हैं और मेज़ और ब्लैक ग्राम्स को भी कल्टीवेट कर सकते हैं। जैसे एक रो में हमने शुगर केन लगा दिया, एक रो में हम लोग अनियन की कल्टीवेशन कर सकते हैं। वैसे ही एक रो में शुगर केन लगा दिया, दूसरी रो में हम लोग मेज़ की या फिर ब्लैक ग्राम्स की भी कल्टीवेशन कर सकते हैं।
सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग एक सही टाइम पर क्रॉप को सही डेज़ में उसको क्रॉप को कल्टीवेट करें, ताकि सही टाइम पर उसकी हार्वेस्टिंग की जा सके और उसकी जो यील्ड है वो अच्छी आए और उसकी क्रॉप की मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज़ हो। थैंक यू।